नमस्ते बच्चों, मैं आज आपको 9th क्लास की कहानी दो बैलों की कथा का सार सुनाऊंगी, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। कि परले दर्जे का मीनिंग है कि बहुत ज़्यादा बेवकूफ़, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है जहाँ उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहनशीलता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। सिंगनी होता है कि शेरनी का रूप। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। यह पंक्तियाँ मुंशी प्रेमचंद जी ने गधे के बारे में कही है कि जैसा उसे मिल जाता है उसमें ही वह खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप में छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उस पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कि गधे में बहुत ही अच्छे गुण हैं, सहनशीलता के गुण हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में हुई दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है कि वह जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लग जाते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणनीय बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। बैल को गधे का छोटा भाई कहा गया है। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बशिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी के दोनों बैलों के नाम थे। एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। दोनों कसाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डीर में ऊंचे। बहुत दिनों साथ साथ रहते थे। दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों में आमने सामने जहाँ आस पास बैठे हुए एक दूसरे को मुख भाषा में मुख भाषा होता है कि बिना बोले विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे की मन की बातें कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही हमने कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को
चाट कर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, वे केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्त में घनिष्ठता होते हैं, धौल धप्पा होने लगता है। इसी के बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती है। जिस प्रकार ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त जब दोनों बैल हल जहाँ गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर और संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नींद में खली भूसा पड़ नाड़ में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाड़ में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता और दूसरा भी हटा लेता। संजोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि वह क्यों भेजे जा रहे हैं। समझो मालिक ने हमें बेच दिया। अपना जूं बेचा जाना उन्हें अच्छा ना लगा, बुरा कौन जाने। पर झूरी के साले गया के घर तक कोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहरिया पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रही हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर कोई इतनी मेहनत से काम करता चलता है तो काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी होता है कि गुलामी या नौकरी में मर जाना कबूल है। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिला दिया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाड़ में लगाए गए तो एक ने भी उसे मुंह ना डाला। दिल भारी हो गया, जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, आज उन्हें छूट गया। जय नया घर, नया गाँव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लग रहे थे। दोनों अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों में देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। दोनों झूठ मूठ का लेट गए और जब गांव के लोग सारे सो गए तो उन्होंने अपना रस्से को तड़वाकर घर की तरफ भाग चले गए। पगहे बहुत मजबूत थे। पगहे होता है रस्से। अनुमान ना हो सकता कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता है, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियां टूट गई थी। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दन में आधा आधा गिराव लटक रहा है। घुटनों तक पाँव कीचड़ से भरे हैं। दोनों की आंखों में विद्रोह में ये स्नेह झलक रहा है। दोनों वापस अपने घर में आ गए थे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उन्हें गला लगाया। प्रेम आलिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। झूरी को भी बैलों का आना अच्छा लगा। उसने बैलों को गले लगाया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव में के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अभिनंदन पत्र होता है कि स्वागत पत्र। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया। इतनी दूरी से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, जे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। बच्चे बैल को देखकर बहुत खुश हुए। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार होता है कि
दरवाजे पर। देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर आक्षेप पर ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना कुछ ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम्हें तो बैलों को खिलाना जानते हैं और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वह लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। यह दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मंजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाल आया। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। भाग दूसरा। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, बैलों को ले चला। अब उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चुकाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया और दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ। झूरी ने उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। झूरी के साले ने उनकी पिटाई कर दी थी। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। जहाँ मार पड़ी है, आहत सम्मान की व्यर्था तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाट की तरह आंखें तक ना उठाई। उन्होंने कुछ नहीं खाया था। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने पाँव ना उठाने की कसम खा ली। वह मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब किसी निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुता हुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ गया, दोनों के हाथों में लाठियाँ। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मजा। मैं भी लाठी लेकर आ गया। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसने तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए थे कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया और दोनों चुपचाप खड़े थे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस रोटी से इनकी भूख तो शांत उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। जहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उस एक प्रकार की आत्महत्या हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की
यह बरकत थी कि दोनों गाल सूखा सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्लभ ना होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हैं ये प्यारी लड़की तो हमारी यहाँ रोटी खिलाती है, उसकी लड़की है जो इस घर का मालिक है। जब बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकन को ना फेंक दूं। वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह भूले जाते हो, तुम तो किसी तरह से निकलते ही नहीं हो। बताओ, तड़ाकर भाग चले? हाँ, जय मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लेते हैं, फिर इसे झटके से टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चले गई तो दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सियाँ मुँह में ना आती। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों ने सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूछें खड़ी हो गई, उनके माथे सहलाई और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो जहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी, इनकी नाकों में नाह डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलो तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, जब सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चलाई। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। अरे दादा दादा, बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वह दोनों भागे। गया ने पूछा, क्या वह तो और भी तेज हुए? गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों ने भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों ने भागने का मौका मिला, सीधे दौड़ते चले गए, जहाँ तक एक मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका जहाँ पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता तो राह भूल गए। तुम भी बेहद आशावागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वे अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो गए। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे और रह रहकर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया और मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाई, एक दूसरे के ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, जहाँ तक कि वह एक खाई में गिर गया। तब उसे क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ, चाहता तो किनारे हट गया। अरे जे क्या कोई सांड डकौता चला आ रहा है? हाँ, सांड ही है। हाँ, सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उसने भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, इतनी भयंकर सूरत। मोती ने मूक भाषा से कहा, बुरे फंसे, जान बचे, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर से कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले? भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बंदा तो 9-2-11 हो जाता है, 9-2-11 होना है कि भाग जाना। और जो दड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें और आगे रगे देता हूँ, तुम पीछे से रगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होता है, मेरी और झपटो, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखम में है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को संगठित शत्रु से लड़ने का तजुर्बा ना था, वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके
दोनों को घुरा पर दोनों भी उस्ताद थे, उन्होंने अवसर ना देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिए। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, जहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा और दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी संकेतित भाषा से कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी तो ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचो। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुसा तो हीरा मना करता रहा, पर उसे एक ना सुनी। अभी 2-4 ही घास खाए थे कि 2 आदमी लाठी लेकर दौड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसे खुर कीचड़ में घुसने लगे, ना भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातः दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। भाग 4। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया, उसे खाने के लिए एक दिन का भी ना मिला। समझ में ना आता कि कैसा स्वामी है। इसे तो गया फिर भी अच्छा था, जहाँ तो कोई भूसे भी नहीं, कोई बकरियाँ, कोई घोड़े, कोई गधे, फिर भी किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कोई तो इसे कमज़ोर हो गए थे, खड़े भी ना हो सकते। सारा दिन दोनों मित्र फाटकी और टकटके लगाते ताकते रहे, कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं, इतनी जल्द हिम्मत ना हारो। जहाँ से भागने का कोई उपाय निकलना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते हैं। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था। उसने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी की एक छिप्पड़ निकल आए। तो फिर उसे साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ाकर दीवार पर चोटें की और फिर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उस समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला और हीरा का यह उज्जटपन देखकर उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी मोटी सी रस्सियों से बांधी। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या? मेरा अपने बूते पर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर था, मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ जाए, जान से हाथ धोना पड़े, कुछ परवाह नहीं थी। जूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितने जाने बच जाते। इतने भाई भी जहाँ बंद है, किसी की देह बेजान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात है तो अच्छा, तो ला फिर मैं जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत पड़ी। फिर तो वह दीवार सींग लगाकर इस तरह से जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा। आखिर कोई 2 घंटे की जोर जमाई के बाद दीवार ऊपर से एक हाथ गिर गई। उसी धूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था। अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे और तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली। उसके बाद भैंसें भी खिस गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ दिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें
तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी सी दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ में रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊंगा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हें गले में बांध पड़ा है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है? इतना हो तो गया, 9-10 प्राणियों की जान बच गई तो सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहती हुई मोती ने दोनों गधों के सींगों को मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने वधू के पास आकर सो रहा। मोरोती, मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों ने कैसी खलबली मची, उससे लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्लभ हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ होते हैं कि हड्डियाँ। एक दिन बाड़े में सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते 50-60 आदमी जमा हुए। तब दोनों मित्र निकाले गए। उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखने और मन फीका करके चले जाते, जैसे मृत बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियाल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर थी, आया और दोनों मित्रों को कूलों में उंगलियां गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठा। वह कौन है और उन्हें क्यों ठठोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न था। दोनों एक दूसरे के बीच नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहिक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने श्रद्धा के भाव में उतर दिया। कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर। चलो अच्छा ही एक दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र दड़ियल के साथ चले गए। दोनों की बोटी काम रही थी। बेचारे पाँव तक ना उठा सकते, पर भय के मारे घिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी होती तो जोर से डंडा जमा देता। राह में गाय बैलों एक रेवड़ हरे हार में चरता नजर है। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता, कोई आनंद में बैठा पुगर करता। इतना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सबको चिंता नहीं है कि उन 2 भाइयों विधक के साथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों ने एक मालूम हुआ कि वह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें लेकर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्लभता गायब हो गई। जह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर पुर चलाने आया करते थे, कहीं कुआं है? मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की बातें कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा धान। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हुए। दड़िया भी पीछे दौड़ा चला आता है। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते देखते दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाया। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। जूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैंने मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चराए लिए आता हूँ। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी के पास मेरे बैल नीलाम हुए तो करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रप्ट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं।
धड़ियल चलाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा और उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। धड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। धड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर धड़ियल का रास्ता देखकर धड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय की शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गाँव के लोग तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब धड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँगा कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊँगा पर उसके काम में तो ना आऊँगा। हमारी जान तो कोई जान नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर से नादो खली भूसी चोकर ताना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहलाता रहा। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। धन्यवाद। ये 2 पशुओं की कहानी थी जो बहुत ही सुंदर थी। धन्यवाद।